प्रिय विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी मानव एवं पर्यावरण के दो बिंदु, जिसमें हमने अवस्थिति और उच्चावच। अवस्थिति ज्यामितीय अवस्थिति भी हो सकती है, सामुद्रिक स्थिति के संदर्भ में, स्थल जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ से दूरी के संदर्भ में अवस्थिति पर बात की, और वो किस प्रकार से किसी भी क्षेत्र के, किसी भी राज्य के, देश के पर्यावरण को प्रभावित करती है, उस पर चर्चा की। दूसरा कलम ने बिंदु लिया था उच्चावच, रिलीफ फीचर्स, पर्वत पठार मैदान की वहाँ क्या स्थिति है। आज हम दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उनमें पहला आ जाता है जलवायु और दूसरा आ जाता है प्राकृतिक वनस्पति। जलवायु के पर अगर हम चर्चा करें तो जैसा मैंने कल आपको कहा था, मुख्यतया 3 कटिबंधों में, जलवायु कटिबंधों में हम विभाजित करते हैं पूरी पृथ्वी को। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। और इनके अतिरिक्त और इसकी डिटेल में, इसकी गहराई में अगर हम जाएंगे तो अनेक प्रकार के जलवायु प्रदेशों में पूरी पृथ्वी को विभाजित किया गया है। कोपेन महोदय ने, थॉर्नथवेट महोदय ने पूरे पृथ्वी को अनेक जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है, और इस क्षेत्र में प्रमुख कार्य हर्बर्टसन महोदय ने प्रारंभ किया था। जलवायु के जो 5 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें हम वहाँ की जो वर्षा की स्थितियाँ हैं, वहाँ तापमान की स्थितियाँ हैं, वहाँ की आर्द्रता की स्थिति, वहाँ पवनों की स्थिति और वायु भार, इन 5 जो एस्पेक्ट है, 5 जो तत्व हैं, उनके आधार पर किसी भी क्षेत्र की जलवायु का हम निर्धारण करते हैं। और यह जलवायु वहाँ के बाकी सारे परिदृश्य को या पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें, जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, विषुवत रेखीय जो जलवायु है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जलवायु प्रदेश, यहाँ की विशेषता ये है कि वर्ष भर बहुत अच्छे तापमान रहते हैं और वर्ष भर वर्षा रहती है। तो अच्छे तापमान और बहुत अधिक वर्षा के कारण से यहाँ हमको बहुत सघन वनस्पति दिखाई देगी, और सघन वनस्पति के साथ साथ रेंगने वाले जो जीव जंतु हैं या भारी जो चौपहिया जीव हैं, उनकी यहाँ बहुतायत रहेगी। और यह वातावरण एक तरह से बहुत दुष्कर हो जाता है। जहरीले जीव जंतु यहाँ बहुत ज़्यादा पनपते हैं, और इन सारी विपरीत परिस्थितियों के कारण से मानव या जन जमाव यहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। तो स्पष्ट है, उष्णकटिबंधीय जलवायु के कारण, जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, उसके कारण से वहाँ पे सघन वन पाए जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम देखेंगे जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र है, वहाँ पे मध्य अक्षांशीय क्षेत्र जो है, वहाँ पे पतझड़ वाले वनों की प्रधानता रहेगी। शीतोष्ण और शीत कटिबंधीय क्षेत्र में हम चले जाएंगे तो वहाँ कोणधारी वन, उनकी प्रधानता रहेगी। इस प्रकार के वृक्ष जहाँ ऊपर से हिमपात हो, बर्फ़ गिरे, तो वह पत्तों के सहारे फिसल कर नीचे गिर जाए, इस प्रकार से एक कोण बनाते हैं, और इस प्रकार के कोणधारी वनों की वहाँ पे बहुतायत रहेगी। जहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र में हम जाते हैं तो वहाँ मरुद्भिद, ज़ेरोफाइट जो वनस्पति होती है, उसकी प्रधानता रहती है। तो इस प्रकार से कोई भी जलवायु वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति कैसी होगी उसको प्रभावित करती है। यही जलवायु आगे चल कर के वहाँ के कृषि का कैसा पैटर्न रहेगा उसको भी प्रभावित करती है। अच्छी वर्षा वाले क्षेत्र में स्वाभाविक तौर पर ऐसी फसलें जिनको बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें चावल है, रबर है, गन्ना है, इस प्रकार की जो फसलें हैं वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाई जाएगी। चाय है, चावल के लिए हम जहाँ देखते हैं कि वर्षा अच्छी भी होनी चाहिए और जल का जमाव भी होना चाहिए लगभग 40 दिनों तक। तो चाय के लिए शर्त ये रहती है कि चाय के फसल के लिए वर्षा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जल जमा नहीं होना चाहिए। तो बागानी क्षेत्र में जहाँ पे अच्छी वर्षा होती हो, वहाँ पे चाय की खेती बहुतायत से होती है। जब हम मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो वहाँ गेहूँ की खाद्यान्न के रूप में प्रधानता रहेगी, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हम देखते हैं खट्टे फलों की, साइट्रस जो फ्रूट है, उनकी खेती बहुतायत से होती है। एकदम शीत कटिबंधीय क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहाँ फसलों का लगभग प्राय अभाव रहता है, क्योंकि वहाँ की स्थितियाँ किसी भी प्रकार की फसल के लिए उपयुक्त नहीं रहती। तो सीधे तौर पर ये कृषि के पैटर्न को प्रभावित करता है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करता है, और निस्संदेह जनजमाव को तो बहुत अधिक प्रभावित करता है।
मनुष्य ऐसे वातावरण में रहना सर्वाधिक पसंद करता है जहाँ तापमान सम हो, न बहुत अधिक न बहुत कम। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र उसकी प्रमुखता से पसंद होते हैं। इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र में रहना मनुष्य ज़्यादा पसंद करता है जहाँ बहुत अधिक न तो वर्षा हो, न जहाँ पे वर्षा की न्यूनता हो। तो जहाँ पे अच्छी मध्यम वर्षा होती हो इस प्रकार के क्षेत्र में, और जहाँ आर्द्रता मध्यम रहती हो, आर्द्रता भी उसे न अधिक चाहिए न कम चाहिए, और इस प्रकार का जो क्षेत्र है वह स्वाभाविक तौर पर मनुष्य के रहवास की, मनुष्य के रहने की जो उसका अधिवास है, उसके ग्राम नगर डेवलप होते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया उसका आधार बनता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं जो जलवायु है, जलवायु प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है, जनजमाव को प्रभावित करती है, वहाँ के कृषि पैटर्न को प्रभावित करती है। इसी प्रकार से अगले बिंदु पर हम आ जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति भी चारों ओर विद्यमान जो पर्यावरण है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। प्राकृतिक वनस्पति वहाँ के उच्चावच से और वहाँ की जलवायु से प्रभावित होती है। जैसा कि हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, मैंने पहले भी चर्चा की, वहाँ सघन वनों का जमाव रहेगा। बहुत अधिक वर्षा होने के कारण से गगनचुंबी आकाश की तरफ जो बढ़ने वाले जो वृक्ष हैं सघन वन होंगे और उनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होगी। रबर है, सिनकोना है, महोगनी है, गट्टापारचा, इस प्रकार के वृक्षों की बहुतायत वहाँ पे रहती है। तो जब हम भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे जो मध्य अक्षांशीय है, पतझड़ वाले वन हैं, उनकी अधिकता रहेगी। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे वहाँ जो कोणधारी वन हैं उनकी प्रधानता दिखाई देती है। इसी प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ये हुई वनों की बात। मरुस्थलीय क्षेत्र में मरुद्भिद जो ज़ेरोफाइट वनस्पति है उसकी प्रधानता होगी। कटीले वन, झाड़ियाँ और बहुत थोड़ी मात्रा में घास वो हमको वहाँ पे दिखाई देगी। घास के मैदान ये है, वनों की हमने चर्चा की, घास के मैदानों की चर्चा कर ले। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अलग प्रकार के हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान अलग प्रकार के हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में लंबी ऊंची ऊंची घास होगी जिसमें कई प्रकार के उनके लोकल लेवल पे नाम भी दिए गए हैं। ओरिनिको बेसिन में हम उसको लानोस कह देते हैं। अमेजन के मध्य भाग में हम उसको सेल्वास कह देते हैं। अमेजन के दक्षिणी भाग में हम इसको कैंपस कह देते हैं। नाइजीरिया में उनको कानो के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं इनके भी अलग अलग नाम हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान हैं, रशिया में हम उनको स्टेपीज़ के नाम से, अमेरिका में हम उनको प्रेरीज के नाम से, इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में हम उनको डाउन्स के नाम से, दक्षिण अफ्रीका में उनको वेल्ड के नाम से और दक्षिणी अमेरिका में पंपास के नाम से। तो इस प्रकार से स्टेपीज़, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड और डाउन्स, इन प्रकार से अलग अलग शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हमको दिखाई देते हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति जो है वह भी वहाँ के पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। सघन वनस्पति होगी बहुत अधिक, तो वहाँ जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के सरीसृप जो रेप्टाइल्स होते हैं उनकी अधिकता पाई जाएगी। वनस्पति की सघनता होने पर जीव जंतु जो विशेष करके शाकाहारी जीव जंतु उनकी भी अधिकता होगी और इन पर निर्भर रहने वाले मांसाहारी जीव जंतु उनकी भी अधिकता रहेगी। तो जो वनस्पति की दृष्टि से सघन क्षेत्र है वहाँ पे जीव जंतु, जैविक जीव जंतु की दृष्टि से जो है वो संपन्नता भी वहाँ पे पाई जाती है। जो मरुस्थलीय क्षेत्र होंगे, शीत कटिबंधीय क्षेत्र होंगे, जो बहुत ही एक तरह से टिपिकल या बहुत ही विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र हो जाते हैं, वहाँ निश्चित रूप से जनजमाव भी कम होता है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जमाव भी वहाँ पे काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति के ये जो दो तत्व हैं ये भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उसके जो प्रमुख घटक है, 7 प्रमुख घटकों की हम चर्चा कर रहे हैं उसमें गिने जाते हैं। तो अवस्थिति, उसके पश्चात उच्चावच, उसके बाद जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति, इन 4 पर हमने चर्चा की है। जैविक तत्व, मृदा यानी मिट्टी और जल राशियाँ, ये 3 तत्व बचे हुए हैं, इन पर हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।